हमने पिछले टॉपिक में भी देखा एंड हम उससे भी पहले हमने डिस्कस किया कि दो टाइप्स के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसे हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया, एंड दूसरी टाइप ऑफ सेल होती है गैल्वेनिक सेल, इसे हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर करंट हमें बाहर से देना पड़ता है जो उसके इलेक्ट्रोलाइट में एक केमिकल रिएक्शन कॉज करता है। गैल्वेनिक सेल उसका टोटली अपोजिट है, मीनिंग गैल्वेनिक सेल के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है और इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमें इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, जिसकी हेल्प से हम अपने कोई लोड यानी बल्ब, फैन कुछ भी ऑन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। हमारे पास दो बीकर है, एक बीकर के अंदर हमने जिंक सल्फेट सोल्यूशन लिया है, दूसरे बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। अब जिंक सल्फेट वाले सोल्यूशन में जो हमने इलेक्ट्रोड डाला वो जिंक का डाला, कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन में बीकर में जो हमने इलेक्ट्रोड डाला वो कॉपर का डाला। अब अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैं एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा। अब जिंक एंड कॉपर दोनों एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे, एक दूसरे के साथ फोर्स लगाएंगे कि किस में ज्यादा एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की या किस में एबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन देने की। तो अगर मैं आपसे पूछूं जिंक एंड कॉपर को रख के कि ये इलेक्ट्रॉन कौन देगा या कौन लेगा, तो नेचुरल टेंडेंसी ये है कि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता बल्कि वो जिंक से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस वजह से जो एक्चुअल में रिएक्शन होगा वो ये होगा कि जिंक सॉलिड अपने दो इलेक्ट्रॉन दे देगा और देने के बाद वो एक एक्वियस सॉल्यूशन में चला जाएगा जिंक। तो अगर हम देखें, रिएक्शन लिखें अपने एनोड पर, और आपने याद रखना है कि गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल इलेक्ट्रोलिटिक से कंप्लीटली रिवर्स है, उलट है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एनोड पे जो जिंक था उसने दो इलेक्ट्रॉन दिए, देने के बाद वो एक्वियस सॉल्यूशन में आ गया, एंड ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये हमारे एक्सटर्नल सर्किट से जाएंगे, हमारे बल्ब को ऑन करेंगे या जो भी लोड होगा उसको ऑन करेंगे, एंड करते हुए हमारे कॉपर के इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे। अब कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है और वहां पे कॉपर सॉल्यूशन में से कॉपर आयन जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा और लेने के बाद कॉपर आयन कॉपर बन के डिपॉजिट हो जाएगा हमारे कैथोड के ऊपर। तो अगर हम हाफ रिएक्शन लिखें एनोड का, वो होगा जिंक सॉलिड से जिंक 2+ आयन बन के एक्वियस सॉल्यूशन में चला गया और दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये दो इलेक्ट्रॉन सर्किट से होते हुए कॉपर के पास आए तो कॉपर सॉल्यूशन में से Ce2+ ने दो इलेक्ट्रॉन लिए एंड कॉपर सॉलिड बन के हमारे कैथोड पे डिपॉजिट हो गया। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कॉपर 2+ एक्वियस आयन जिंक सॉलिड के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो बेसिकली हमने यहां नहीं दिखाया लेकिन दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए कॉपर के पास और जिंक आयन बन गया, एक्वियस सॉल्यूशन में चला गया और कॉपर हमारा सॉलिड बन के डिपॉजिट हो गया कैथोड पे। और इन दोनों सेल्स का अगर हम वोल्ट मीटर से वोल्टेज देखें वो 1.1 वोल्ट होता है। अब यहां पर आप एक सॉल्ट ब्रिज देख रहे हैं, इस सॉल्ट ब्रिज का हमने अभी तक फंक्शन नहीं बताया, हमने बस एक दिखाया कि एक सॉल्ट ब्रिज है। तो बेसिकली सॉल्ट ब्रिज का पर्पस होता है कि ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज को एक्यूमुलेट नहीं होने देता किसी भी हाफ सेल में। इस बात को फर्दर डिटेल में देखते हैं। जब हमारे लेफ्ट कंपार्टमेंट में जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो जिंक 2+ आयन बनकर सॉल्यूशन में आ जाता है। इस वजह से हमारे लेफ्ट कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है क्योंकि अब जिंक 2+ आयन की तादाद बढ़ती जा रही है। इसी तरह अगर हम राइट कंपार्टमेंट में देखें यानी अपने हाफ सेल में देखें, उसमें क्या हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट में से कॉपर 2+ आयन यानी C2+ आयन सॉल्यूशन से निकलकर कैथोड से दो इलेक्ट्रॉन गेन करके उसी पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो 1 by 1 प्लस आयंस हमारे राइट में से निकलते जा रहे हैं। जब प्लस आयंस निकल जाएंगे तो जो बाकी रह रहा है वो नेगेटिव चार्ज है यानी नेगेटिव सल्फेट आयंस उसके अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, उनकी मिकदार बढ़ जाती है। अगर हम किसी तरीके से ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव
आयंस को बैलेंस ना करें तो रिएक्शन 4 ही स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि एक में पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, दूसरे में नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो हमने ये इकट्ठे नहीं होने देना। ये पर्पस है हमारे सॉल्ट ब्रिज का। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक जेल की फॉर्म में सॉल्ट होता है, KCl का भी हो सकता है या K2SO4 का भी हो सकता है। अब ये जेल ऑब्वियसली अगर हम दोनों एंड्स को क्लोज नहीं करेंगे तो वो लीक होके हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको लीक होने से बचाने के लिए टाइट कर देते हैं, एक स्टॉपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही हमारे लेफ्ट कंपार्टमेंट में जिंक आयंस बढ़ते हैं, यानी Zn+ आयंस बढ़ते हैं, तो हमारे सॉल्ट ब्रिज में सल्फेट आयन मौजूद हैं, यानी SO4 वो क्या करेंगे, वो सल्फेट आयन परमिएट हो गए, यानी हमारे सॉल्ट ब्रिज में से निकल के लेफ्ट कंपार्टमेंट में आएंगे और जिंक+ आयन से कंबाइन हो जाएंगे। तो अब हमारा जो पॉजिटिव आयन एक्यूमुलेट हो रहा था वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम जो हमारे राइट कंपार्टमेंट में है, अब जब बहुत सारे इधर से निकल के चले जाएंगे हमारे सॉल्ट ब्रिज में से सल्फेट आयन हमारे जिंक वाले बीकर में, तो हमारी जो जेल है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम आयंस की तादाद ज़्यादा होगी। तो हमारे राइट बीकर में जो सल्फेट आयंस हैं जिनकी मिकदार बढ़ रही थी, वो देखेंगे कि पॉजिटिव के पास जगह खाली है, तो वो आके हमारे सॉल्ट ब्रिज में से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और बेसिकली एक मैकेनिज्म बन जाएगा जिसके थ्रू हमारे सल्फेट आयन राइट कंपार्टमेंट में से जाते रहेंगे लेफ्ट कंपार्टमेंट में। तो ये तब तक मौजूद रहेगा जब तक हमारे एक्सटर्नल सर्किट में हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से, सॉल्ट ब्रिज की वजह से किसी भी कंपार्टमेंट में नेट चार्जेस बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होते। एंड अगर हम इसको, इसी बात को जो हमने इतनी डिटेल में की, अगर इंग्लिश में कहेंगे तो द पर्पस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज टू प्रिवेंट एनी नेट चार्ज एक्यूमुलेशन इन ईदर बीकर। कैसे नहीं होने देता वो नेट चार्ज एक्यूमुलेट? बाय अलाउइंग नेगेटिव आयंस टू लीव द राइट बीकर, यानी सल्फेट आयन राइट बीकर से निकले, डिफ्यूज हुए हमारे ब्रिज में से और फिर लेफ्ट बीकर में चले गए। अब बिकॉज नेक्स्ट हम टॉपिक में देखेंगे कि ये हमारा जो गैल्वेनिक सेल है वो रिचार्जेबल होता है, तो हम इसे रिचार्ज करेंगे। अगर एक्सटर्नल बैटरी से हम इसे इलेक्ट्रिक करंट दें तो ये रिवर्स रिएक्शन भी होता है। इनफैक्ट अगर हम यहीं पे देख लें, अगर हम, जाहिर है ये परपेचुअल बैटरी तो नहीं है, हमेशा के लिए तो नहीं देती रहेगी। जब हमारे जिंक आयंस एनोड के जिंक एटम्स ख़त्म हो जाएंगे, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गए बैटरी, तो अब तो वो करंट नहीं देती, अब वो डाई हो गई। अब हमें बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं। एक्सटर्नल बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स देती है, यानी करंट देती है हमारी बैटरी को। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आते हैं एनोड पर, तो ये जिंक आयंस यानी Zn2+ जो हमारे सोल्यूशन में, अब ये जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन लेके, जिंक बन के हमारे एनोड पर डिपॉजिट हो गए। अब आप देखिए, पहले हमारे एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही थी जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, बट इस केस में वोल्टेज सेल रिवर्स हो गया। अब हमारे एनोड पर चूंकि जिंक आयन सोल्यूशन में से निकल के इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो रिडक्शन इज गेन, RIG, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से उनकी रिडक्शन हो जाएगी। इसी तरह जो हमारा कॉपर है, कॉपर सॉलिड था, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा और आयन बन के, यानी C2+ आयन बन के हमारे एक्वियस सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो कॉपर इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। अगर हम टोटल रिएक्शन लिखेंगे तो वो बनेगा Zn2+ एक्वियस में से निकल के कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, जिंक सॉलिड बन के हमारे एनोड पर डिपॉजिट हो गया, और जो कॉपर सॉलिड था हमारे कैथोड पर, अब वो एक्वियस आयन बन गया, यानी C2+ आयन बन के सोल्यूशन में आ गया। तो दिस इज सिंपली आवर वोल्टेज और गैल्वेनिक सेल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगले टॉपिक में हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे, इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल। थैंक यू वेरी मच।
अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हज़ारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।